नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। अमेरिका और ईरान के बीच जो कुछ चल रहा है वो बहुत दूसरे लेवल पे पहुंच गया है। अभी तक ऐसा लग रहा था कि जबानी जंग है, सिर्फ बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगी, लेकिन अभी जो चीजें दिख रही हैं ऐसा लगता है कि ईरान और अमेरिका के बीच में कुछ बड़ा कभी भी हो सकता है। सबसे पहले तो ट्रंप लगातार दबाव बना रहा है। उसका कहना है कि अगर न्यूक्लियर डील नहीं होती है तो ऐसी बॉम्बिंग होगी जो अभी तक आपने सोची नहीं है, और ये होगा और वो होगा। दरअसल ऐसा लग रहा है कि ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बना है, किसी गैंग का गैंगस्टर बन गया है, जिसको जो मन में आए वो बोल रहा है और जैसा चाहे वैसा करने की बात कर रहा है। उससे उसका खुद का बहुत नुकसान हुआ है। बहुत सारे उसके पुराने दोस्त जो लंबे समय से अमेरिका के साथ रहे हैं, चाहे वो कनाडा हो, चाहे यूरोपीय यूनियन हो, चाहे ब्रिटेन हो, ये सारे अमेरिका से कहीं ना कहीं नाराज दिख रहे हैं। लेकिन ईरान के मामले में आज जो बयान ईरान से आया है वो बहुत बड़ा बयान है। खामनेई साहब के जो एडवाइजर हैं उन्होंने एक बयान दिया है कि अगर अमेरिका हमारे ऊपर हमला करने की ऐसी ही जिद करता रहेगा या हमला करेगा तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं रह जाएगा। हम न्यूक्लियर बटन बना लेंगे, हम न्यूक्लियर हथियार बना लेंगे। वी विल गो फॉर द न्यूक्स। ये उनका बयान था। अगर अंग्रेजी में उनका बयान पढ़ें तो उन्होंने कहा है, बॉम्बिंग ईरान वुड पुश अस टू न्यूक्स। अगर ईरान के ऊपर बम गिरते हैं तो हमारी मजबूरी हो जाएगी कि हम न्यूक्लियर हथियार बना लें। याद रखिएगा कि ट्रंप ने काफी पहले, जब पिछली बार वो राष्ट्रपति थे, तो कहा था कि ईरान जब चाहे 10 दिन के अंदर न्यूक्लियर वेपन बना सकता है। और बहुत सारे मुल्कों का और बहुत सारे एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि ईरान के पास पहले से न्यूक्लियर वेपन है। हालांकि अभी अमेरिका की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, तुलसी गबार्ड, इन लोगों ने कहा कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं है और ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं बना रहा है। लेकिन उसके बाद जो यह बयान आया है, और यह बयान किसी छोटे मोटे आदमी का नहीं है, खामनेई साहब के एडवाइजर का बयान है। उन्होंने कहा है कि अगर हमारे ऊपर बमबारी होगी तो हम न्यूक्लियर हथियार बना लेंगे। इसके अलावा आईआरजीसी जो उनकी है, जो उनकी सेना है, उसने रेड सी के अंदर 2 जहाज कैप्चर किए हैं, 2 जहाजों को पकड़ा है। ये वो जहाज हैं, आप कह सकते हैं सीज किया है। ये वो जहाज हैं जिनमें तेल चुराया जा रहा था, जिनमें तेल की स्मगलिंग हो रही थी। यानी आसपास उसने अपनी सुरक्षा और मजबूत कर दी है। तीसरी खबर यह है कि ईरान में यह डिमांड हो रही है कि डिएगो गार्सिया जो बेस है, अमेरिका का बेस है, यह अमेरिका और इंग्लैंड दोनों का कंबाइंड बेस है हिंद महासागर के अंदर, इंडियन ओशन के अंदर। और यह वो बेस है जहां से कहा जा रहा है कि अमेरिका हमला कर सकता है। अब ईरान में बात यह हो रही है कि इससे पहले कि अमेरिका और इंग्लैंड या इजराइल हमला करें, हम पहले ही डिएगो गार्सिया के ऊपर हमला कर दें। अगर यह हमला होता है तो अमेरिकन बेस तबाह होगा, और अमेरिकन बेस अगर तबाह होता है तो यह मान लीजिए कि जंग शुरू हो चुकी है। और ईरान उसी हालत में यह हमला करेगा जब उसके पास इतनी इंटेलिजेंस होगी कि अमेरिका पक्के तौर पर हमला करने जा रहा है। इसे धमकी अभी ज्यादा समझना चाहिए। एक और बात है जिसको समझना बहुत जरूरी है। ईद की नमाज के बाद खामनेई साहब का जो टेलीवाइज्ड बयान आया है, टेलीविजन पर जो बयान आया है, जो वो भाषण देते हैं, उसमें उन्होंने एक बार फिर से यह कंफर्म किया है कि इतना अगर प्रेशर होगा तो प्रेशर के तहत हम कोई बातचीत नहीं करेंगे। ट्रंप ने चिट्ठी लिखी थी, चिट्ठी का जवाब दे दिया गया है। उसमें एग्जैक्टली क्या है ये किसी को पता नहीं है। लेकिन जो बयान आया है इनका, पहले पेजेश्कियन का बयान आया था जो वहां के राष्ट्रपति हैं, और अभी वहां के सुप्रीम लीडर का ईद के दिन जो बयान आया, जिसमें उनका कहना है कि मैक्सिमम प्रेशर के तहत हम कोई बात नहीं करेंगे, निगोशिएशन इनडायरेक्ट हो सकता है, लेकिन इतने प्रेशर में हम कोई डायरेक्ट बातचीत नहीं करेंगे। यह बयान सुन के ऐसा लगता है कि ईरान लगभग इस बात के लिए तैयार है कि अगर अमेरिका हमला करता है तो क्या होगा। एक स्टडी यह बताती है कि अगर यह हमला होता है तो यूनाइटेड स्टेट जो है वो $2.4 ट्रिलियन लूज कर सकता है। यानी यूनाइटेड स्टेट्स का अमेरिका का $2.4 ट्रिलियन का जो इन्वेस्टमेंट है वो बर्बाद हो सकता है। कैसे बर्बाद हो सकता है ये समझना बहुत जरूरी है। आप जो ये नक्शा देख रहे हैं, जो तस्वीर देख रहे हैं, वो अमेरिकन जो बेसेज हैं खाड़ी के आसपास, खाड़ी के अंदर, उनकी है। 50 से ज्यादा बेसेस ऐसे हैं जो ईरान की पहुंच में हैं। सऊदी अरबिया के पास हो या बाकी सारी जगहों पर आप देख पा रहे होंगे, ये सारे के सारे आसानी से ईरान के पहुंच में हैं।
तो अगर कोई हमला होता है तो पहला काम ईरान यही करेगा कि वो सीधे अमेरिकन बेसिस के ऊपर हमला करेगा। अब अगर वो अमेरिकन बेसिस के ऊपर हमला करेगा तो साथ में अमेरिका के जो कोलैबोरेटर्स हैं, चाहे वो सऊदी अरबिया हो, चाहे कतर हो, चाहे बाकी सारे मुल्क हो, इनके जो ऑयल डिपो हैं उनके ऊपर हमला करेगा। यानी दुनिया में तेल की तुरंत जबरदस्त कमी हो जाएगी, जबरदस्त तबाही आएगी, तेल की कीमतें आसमान में पहुंच जाएंगी। अभी जब कुछ नहीं हुआ है, केवल धमकी धमकी चल रही है, उस समय ही आज की खबर है, अरब टाइम्स ये बता रहा है कि कच्चे तेल की कीमत बढ़नी शुरू हो गई है। यह तो सिर्फ आशंका से है, इस बात से है कि अगर जंग हुई तो, लेकिन अगर वाकई जंग होती है और ईरान अमेरिका के बेसेस को तबाह करता है, सऊदी अरबिया, दुबई और इन सारी जगहों की जो ऑयल डिपो हैं उनके ऊपर अगर हमला करता है, ये तेल अगर समंदर में बहता है, तो आप समझिए दुनिया में तबाही मच जाएगी। तो ईरान ने अपनी धमकी बहुत क्लियर कर दी है। अमेरिका के लिए भी यह आसान काम नहीं होगा। $2.4 ट्रिलियन तो केवल तेल का और बाकी सारी चीजों का नुकसान होगा, और अगर जंग होती है तो हथियारों का कैसा नुकसान होगा, यह यमन के एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। यमन की राजधानी जो सना है, उसमें हूथियों के ऊपर लगातार बमबारी हो रही है। एक बमबारी के बाद व्हाइट हाउस ने यह कहा कि वहां का जो मिसाइल मैन है, जो चीफ ऑफ द मिसाइल ऑपरेशन है यमन के, उनको हमने मार दिया है। जो वहां की सेना है उसने इनको कंफर्म करने से इनकार कर दिया। यानी व्हाइट हाउस आगे आगे बढ़ के बोल रहा है कि हमने मार दिया है, लेकिन जो आर्मी ऑपरेशन कर रही है वो कह रही है कि हम इस बात को लेकर मुतमईन नहीं है। राइटर्स की न्यूज है, ये मेरी न्यूज नहीं है। यानी खुद अपनी पीठ वो भले थपथपा लें, लेकिन यमन में कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। वहीं यमन का दावा यह है कि उसने MQ-9 एक और ड्रोन गिरा दिया है। 14 या 15 MQ-9 रीपर ड्रोन वो गिरा चुका है, और आप जानते हैं इनकी जो कास्ट होती है वो 15 से लेकर 25 मिलियन के बीच में होती है। तो आप समझ सकते हैं कि हथियारों के लिहाज से अमेरिका का कितना नुकसान हो चुका है। और अभी यमन झुकने को तैयार नहीं है। यमन कह रहा है हमारे पास करोड़ों के मिसाइल हैं, और ये भी खबर है कि लगातार जो अमेरिका के जहाज हैं, अमेरिका के बेसेज हैं समंदर के अंदर, उन पर यमन लगातार हमले कर रहा है। साथ में वो इजराइल पे भी हमला कर रहा है। बेन गुरियन एयरपोर्ट पे कई सारे हमले हो चुके हैं, और इनको रोकने के लिए, इन हमलों को पहले से जानने के लिए, रोकने के लिए, इंटरसेप्ट करने के लिए, आपको पता है कि थार्ड मिसाइल लाई गई थी। थार्ड मिसाइल अमेरिका ने दी थी बाइडेन के जमाने में इजराइल को, और यह थार्ड मिसाइल दी थी कि ईरान अगर अगला हमला करे तो उसकी मिसाइल्स को पहचान सकें, उसकी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर सकें। अब ये थार्ड मिसाइलें उपयोग में आ रही हैं, यूज में आ रही हैं यमन के खिलाफ। यमन की जो मिसाइल्स पहुंच रही हैं उनको इंटरसेप्ट करने के लिए थार्ड का उपयोग किया जा रहा है। और इजराइल के अखबार सवाल पूछ रहे हैं कि यह थार्ड का इस्तेमाल करने में हमारे कितने पैसे खर्च हो रहे हैं। कारण बहुत क्लियर है, आपको मैं बता चुका हूं कि मूडी पहले ही इनकी रेटिंग काफी घटा चुका है, और इसके अलावा भी फाइनेंशियली इजराइल बेहद परेशान है। तो ये जो खर्च लगातार हो रहा है, यह इजराइल के लिए भी चिंता का सबब है, और अमेरिका के लिए भी आज नहीं तो कल चिंता का सबब होगा। यमन के ऊपर लाख दावों के बावजूद कोई बड़ा नियंत्रण कर पाने में, यमन को रोक पाने में अभी तक अमेरिका सक्सेसफुल नहीं हुआ है। हालत यह है कि आप रोज बम गिरा रहे हैं, और ईद के दिन लाखों लोग, मिलियंस की खबर है, यानी 10 लाख से ज्यादा लोग सड़क पर थे सना में, बिना किसी डर के कि आप बम गिरा रहे हैं, उस बम से उनको नुकसान हो सकता है, फलस्तीन का झंडा हाथ में उठाए हुए। फलस्तीन के साथ जिस तरह से यमन और हूथी खड़े हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी उतनी ताकत के साथ खड़ा हुआ है। और अमेरिका और ब्रिटेन और इजराइल की तमाम बमबारियां भी यमन को कहीं से पीछे नहीं हटा पा रही हैं। हूथी कहीं से कमजोर नहीं नजर आ रहे हैं। लगातार उनके बयान आ रहे हैं कि हम ये लड़ाई जारी रखेंगे। इधर इजराइल में जो बवाल चल रहा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। मेरे मुंह से एक नाम आपने बार बार सुना होगा, स्मोट्रिच का। पक्का जायनिस्ट है, हमेशा घटिया बयान देता रहता है, वहां का फाइनेंस मिनिस्टर था। उसने अचानक इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा क्यों दे दिया कि बेन गुरियन को जब दोबारा मिनिस्टर बनाया गया तो चाहता है नेतन्याहू कि बेन गुरियन को और सारी मिनिस्ट्रीज दी जाए। इसके खिलाफ स्मोट्रिच ने इस्तीफा दे दिया। अंदर जो लड़ाई चल रही है उसका दूसरा किस्सा सुनिए। शिन बेट के चीफ को हटा दिया था नेतन्याहू ने, कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी। कोर्ट की बात ना सुनते हुए जो एक्स नेवी चीफ है उनको शिन बेट का चीफ बनाना चाह रहा था नेतन्याहू, घोषणा भी हो गई थी।
लेकिन उसके बाद सदन के अंदर, नेसेट के अंदर और बाहर इतना प्रेशर पड़ा कि अपना ऑर्डर इसको वापस लेना पड़ा। वहां पे जो लड़ाई चल रही है वो सीधे सीधे नेतन्याहू के खिलाफ चल रही है। नेतन्याहू कतर से जो पैसे लेने का आरोप है, करप्शन का आरोप है, जिसको विपक्ष के नेता यावर लेपिड ने कहा था कि यह गद्दारी है देश के साथ, उसके मामले में नेतन्याहू को समन किया गया है, उसके मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। उसके दो करीबी लोग पहले से गिरफ्तार है। वो चिल्ला रहा है कि मेरी सरकार गिराने के लिए यह सारा कुछ हो रहा है, लेकिन इस चिल्लाने के बावजूद उसको कोर्ट में जाना पड़ेगा और गवाही देनी पड़ेगी। कतर गेट का मामला इजराइल के अंदर धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। उधर जो होस्टेजेस के समर्थन में है कि होस्टेजेस को रिहा करो, वो लोग लगातार सड़क पे आ रहे हैं और किस तरह के आंदोलन हो रहे हैं आप अंदाज लगा सकते हैं कि 12 लोगों को वहां गिरफ्तार करना पड़ा है। लगातार रोज आंदोलन हो रहे हैं। वहां की जो संसद है, नेसेट, उसके बाहर लोग लगातार खड़े हो रहे हैं। और उससे भी बड़ी खबर है कि जंग तो इन्होंने शुरू कर दी है। फलस्तीन में लगातार गजा में बम गिर रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं। इसमें मैं कोई छुपाने वाला नहीं हूं कि वहां लोग मारे नहीं जा रहे हैं। 25% जो गजा है उसके ऊपर कब्जा करना चाहता है नेतन्याहू। इसके लिए लोगों को जगह खाली करने के लिए कहा गया है। ये सब है, लेकिन अपनी आर्मी की हालत यह है कि जो रिजर्विस्ट हैं, जिनके बारे में कई बार मैं आपको बता चुका हूं कि ये वो लोग होते हैं जो सीधे सीधे आर्मी में काम नहीं करते हैं, लेकिन लड़ाई होने पे इनको बुला लिया जाता है। रिजर्विस्ट आर्मी में शामिल होने से मना कर रहे हैं। 1.5 साल की लड़ाई में बुरी तरह से थके हुए हैं। काफी लोग मारे गए हैं और जो बचे हैं वो लड़ाई में शामिल होने से मना कर रहे हैं। जो एक्स आर्मी चीफ थे इनके हलेवी, उन्होंने कहा था कि जंग से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। होस्टेजेस को अगर अभी तक हम नहीं छुड़ा पाए तो अब भी नहीं छुड़ा पाएंगे। यही नहीं, अगर आप याद कीजिए, हमास ने अभी हाल में कहा था कि अगर समझौता नहीं होगा, अगर सीज फायर नहीं होगा, तो इनके जो होस्टेज हैं वो कॉफिन में लौटेंगे, वो जिंदा नहीं मुर्दा लौटेंगे। और यही दिखाई दे रहा है। 15-20 दिन तो हो गया लड़ाई शुरू किए हुए, फिर से एक भी होस्टेज को ये रिहा नहीं करा पाए। 1.5 साल की लड़ाई में भी होस्टेज को ये रिहा नहीं करा पाए थे। सिर्फ गद्दी बचाना इनका एक उद्देश्य है, जिसके चलते ये लगातार इजराइल को भी खतरे में डाल रहे हैं। गजा तो खैर खतरे में है ही, और अपने होस्टेजेस को भी खतरे में डाल रहे हैं। अब यह खबर आ रही है कि इजिप्ट ने एक नया प्रपोजल बनाया है सीज फायर के लिए। यह प्रपोजल 50 दिनों के लिए बनाया गया है, जिसमें आधे के करीब इजरायलियों को छोड़ा जाएगा जो होस्टेज हैं। बदले में जाहिर है इजराइल भी बड़े नंबर में फलस्तीनियों को छोड़ेगा। मैं आपको बता दूं, यह ग्राफ आप देख सकते हैं कि जितने लोग गजा में कब्जे में हैं हमास के, उससे कहीं बहुत ज्यादा फलस्तीनी कब्जे में हैं इजराइल के। इसीलिए समझौता यह हुआ था कि एक आदमी अगर छूटेगा, एक आदमी को अगर हमास छोड़ेगा, तो कम से कम 1000 लोगों को, 900 लोगों को इजराइल को छोड़ना पड़ेगा। और यह चल रहा था, लेकिन जब लगा नेतन्याहू को कि समझौता चलता रहा तो मेरी तो कुर्सी चली जाएगी, तो उसने समझौता तोड़ दिया और दोबारा से जंग शुरू कर दी। अब इजिप्ट ने यह नया प्रपोजल दिया है। कहा जा रहा है कि हमास इस पर भी राजी है, लेकिन इजराइल अभी राजी नहीं है। यह भी कहा जा रहा है कि इजराइल ने एक प्रपोजल दिया है जिसमें कहा है कि अगर हमारे आधे होस्टेजेस को छोड़ दिया जाए और बचे हुए जिंदा हैं कि नहीं, उनके क्या हाल हैं, यह बता दिया जाए, तो सीज फायर हो सकता है। लेकिन यह सब खबरें अभी यहां वहां से आ रही हैं। जब तक कोई पक्की खबर नहीं आ जाती है, सीज फायर पर कोई बात करने का मतलब नहीं है। और जब यह सब चल रहा है तो मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूं। कतर ने अपनी आर्मी, नेवी को भेजा हुआ है ग्रीस में। क्यों भेजा हुआ है? क्योंकि ग्रीस में इजराइल की आर्मी के साथ वो प्रैक्टिस करने वाला है। जैसे चाइना, रशिया और ईरान ने किया था, वैसे ही वो इजराइल के साथ करने वाला है। जब कतर में रहिए तो फलस्तीनियों की बात कीजिए, बड़ी बड़ी बातें कीजिए, लेकिन इजराइल के साथ मिलकर आप युद्ध का अभ्यास कर रहे हैं, आप इजराइल के साथ आर्मी कोऑपरेशन कर रहे हैं। यह अरब मुल्कों की हकीकत है जो कतर के मार्फत आप तक पहुंची है। इजिप्ट के जो लीडर हैं सीसी, उन्होंने पेजेश्कियन से बातचीत की है। वो जरूर परेशान दिखाई दे रहे हैं लगातार सीज फायर के लिए। उसके 2 कारण हैं। पहली बात तो ये कि जो ट्रंप का ओरिजिनल प्लान था उसमें गजा के लोगों को सीसी के पास यानी कि मिस्र में भेजने की बात थी, सिनाई द्वीप पे बसाने की बात थी, जिसके लिए वो बिल्कुल राजी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि इजिप्ट को यह खतरा है कि जो ग्रेटर इजराइल है उसमें तो सिनाई का पेनिसुला भी आता है, तो सिनाई पर भी आज नहीं कल इजराइल कब्जे की कोशिश कर सकता है। सिनाई में इजिप्ट ने अपनी पूरी आर्मी को तैनात किया है और इजराइल इस पर भी ऑब्जेक्शन कर रहा है। सिनाई है इजिप्ट में, कोई हमला भी नहीं हो रहा है।
अपनी जमीन पर अपनी आर्मी को तैनात किया है इजिप्ट ने, और उस पर इजराइल धमकी दे रहा है, कह रहा है कि सिनाई में जो आर्मी को तैनात किया गया है उसको वापस ले जाया जाए, और ट्रंप से यह धमकी दिलवाने के चक्कर में है कि अगर वो आर्मी को वापस नहीं लेते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अब आप सोचिए, अपनी ही आर्मी को अपनी ही जमीन पर इजिप्ट रख रहा है, इस बात पर भी इजराइल को ऐतराज है। तो ये जो इजराइल की गुंडागर्दी है कहीं ना कहीं सीसी के लिए भी परेशानी का सबब बन सकती है। यही वजह है कि लगातार वो सीज फायर के चक्कर में है, लगातार अरब मुल्कों से बात कर रहे हैं, और अब ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन से भी बातचीत की खबर आई है जिसमें सीज फायर की बातचीत की गई, जंग रुकवाने की बात सामने आ रही है। अब मजेदार बात है आर्दोगा की। सबसे कमाल कोई वहां पर है तो आर्दोगा है। आप जानते हैं वहां पर लगातार आंदोलन चल रहा है, रोज लाखों लोग सड़क पर आ जाते हैं, आर्दोगा के मुर्दाबाद का नारा लगाते हैं, पिकाचू भी आ गया सड़क पे, हर तरह का वहां पर आंदोलन चल रहा है इनके खिलाफ। परेशान है, मीडिया के ऊपर रोक है कि उस आंदोलन की खबर बाहर नहीं आए, लेकिन फिर भी खबर बाहर आ रही है। बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया है, यहां तक कि विपक्ष के नेता के जो वकील हैं वो कोर्ट में दलील ना कर पाए, इसलिए उनको भी गिरफ्तार किया गया है। इसी बीच उनका एक बयान आया ईद के दिन के भाषण में। अंग्रेजी में उन्होंने कहा कि डैम ज़ायनिस्ट इजराइल, यानी ज़ायनिस्ट इजराइल की बर्बादी की बात की उन्होंने। ये सब जानते हैं कि गजा की उन्होंने भले 1 रुपए की मदद की ना हो, लेकिन पूरे जंग के दौरान उन्होंने इजराइल की मदद की है। अब अगर वो डैम ज़ायनिस्ट इजराइल कह रहे हैं, या इसके पहले नाटो का एक युद्ध अभ्यास था उससे इजराइल को बाहर किया उन्होंने, तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है सीरिया। सीरिया में वो चाहते हैं अपना बड़ा आर्मी बेस बनाना। अब साउथ वाले पूरे सीरिया पर तो इजराइल का एक तरह से कब्जा हो चुका है। वो कतई नहीं चाहता है कि टर्की किसी तरह से वहां पर बेस बनाए। जब तक वो आईएसआईएस की मदद कर रहा था, जब तक असद को गद्दी से हटाने में मदद कर रहा था आर्दोगान, तब तक तो इजराइल उससे बड़ा खुश था। लेकिन अब जब अपना मिलिट्री बेस वो बनाना चाहता है तो इजराइल के लिए मुश्किल पैदा हुई है। इजराइल नहीं चाहता है कि उसके करीब कोई भी आर्मी बेस हो, ताकि वो जब जहां चाहे सीरिया में अटैक कर सके। जिलानी तो कुछ बोलेगा नहीं, जिलानी की अगर टोपी भी वो उठा ले जाए, जिलानी की अगर दाढ़ी भी इजराइल उठा ले जाए, तो भी वो कुछ बोलने वाला नहीं है। लेकिन अगर टर्की की आर्मी वहां पर लगती है तो यह इसके लिए मुश्किल का सबब हो सकता है, परेशानी का सबब हो सकता है। और इसी वजह से फिलहाल टर्की और इजराइल के बीच में थोड़ी बहुत तनातनी नजर आ रही है। लेकिन यह मान लेना कि एर्दोगान किसी भी तरीके से फलस्तीन की मदद करेगा, यह मान लेना बेवकूफी होगी। ऐसे बयानात सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए किए जाते हैं और थोड़ा जनता के बीच समर्थन पाने के लिए किए जाते हैं। इजिप्ट का मैं आपको बता दूं कि ईद के बाद लाखों लोग सड़क पर आ गए थे फलस्तीन का झंडा लेकर। यही कंडीशन टर्की में है। टर्की में भी जो विरोध कर रहे हैं उनमें से भी बहुतों के हाथ में फलस्तीन के झंडे हैं। तो फलस्तीन इमोशनल इशू है, एर्दोगान को उसका यूज करना आता है, लेकिन मदद की अगर आप बात करते हैं तो वो किसी तरह की कोई मदद नहीं करने वाला है। उधर लेबनान में भी बड़ी उथल पुथल चल रही है। लेबनान से मिसाइल वार किया गया था इजराइल के ऊपर। किसने किया था कोई नहीं जानता। हिजबुल्लाह ने कहा था कि हम ऐसे वार नहीं करते, हम जब वार करेंगे तो बता के वार करेंगे, लेकिन उसका बहाना बनाकर इजराइल लगातार हमले कर रहा है। बेरूत के रेजिडेंशियल इलाके में उसने हमला किया है जिसमें 3-4 लोगों के मारे जाने की खबर है। इसके बाद 2 चीजें हुई हैं। पहली बात तो यह कि कोई कार्रवाई तो नहीं की है वहां के राष्ट्रपति ने, लेकिन 4-5 लोगों को गिरफ्तार किया है जिनके ऊपर शक था कि इन्होंने मिसाइल फेंकी होगी, और बयान जारी कर दिया है कि ये जो इजराइल कर रहा है वो बिल्कुल गलत है। इजराइल आज से गलत थोड़े कर रहा है, सीज फायर खत्म होने के बाद से लगातार हमले कर रहा है। अभी तक आप खामोश थे, अब आप बोल रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। एक और बयान आया है नईम कासिम का, हिजबुल्लाह के जो चीफ हैं, उन्होंने कहा है कि अगर लगातार ऐसे ही हमले होते रहे तो हमें अल्टरनेटिव रास्ते देखने होंगे। सीधा मतलब है कि वो धमकी दे रहे हैं कि हिजबुल्लाह हमला कर सकता है। लेकिन पिछले कुछ टाइम से हिजबुल्लाह जिस तरह से शांत पड़ा है, असल वजह क्या है ये समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। आगे शायद समझ में आए कि असल वजह क्या है। तो फिलहाल ये है हालात। मैं कई दिनों से बाहर था, इसलिए अपडेट नहीं कर पाया। लौट के आया हूं, लौट के आते ही अपडेट कर रहा हूं। फिलहाल ये हालात हैं और सबसे चिंताजनक हालात हैं ईरान और अमेरिका के बीच। ईरान पहले ही कह रहा है कि अगर हमला हुआ तो हम एटॉमिक बम बना लेंगे। इसके अलावा जो अमेरिकन बेस मैंने आपको बताया, डिएगो गार्सिया का अमेरिका और इंग्लैंड का
साझे का बेस है वो वहां पर हमला करने की बात हो रही है। खामनेई सीधे कह रहे हैं कि हम कोई बातचीत नहीं करेंगे अगर प्रेशर ऐसे बना रहेगा, और ट्रंप कह रहे हैं कि अगर ईरान नहीं झुका तो हम उसके ऊपर हमला करेंगे। तो माहौल बहुत गर्म बना हुआ है और जरा सा भी मामला ये आगे बढ़ा तो एक बड़े वार की तरफ जाएगा। इसलिए इस तरफ ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसी वार पर सब कुछ डिपेंड करेगा, मिडिल ईस्ट का भी और दुनिया का भी। अगर ये वार होता है तो आप ये समझ के रखिए कि ट्रंप जो शांति की बात करते हुए आए थे वो दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ बड़ी तेजी से धकेल रहे हैं, और तबाही केवल दुनिया में नहीं होगी, अमेरिका में भी होगी और जम के होगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। देखते रहिए हमारे वीडियोस। अगर पसंद आते हैं दोस्तों और रिश्तेदारों तक पहुंचाइए। हमारी मेंबरशिप लेके हमें मजबूत कर सकते हैं ₹3 रोज से भी कम पर। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी है और पिन कमेंट में भी है, और साथ में आप हमारी सीधी मदद कर सकते हैं। ये सब ना करना चाहें, ये सब ना कर पाएं और चैनल भी सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल तो कम से कम सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत शुक्रिया।